हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक करंट। हालांकि हम लोग जो इंडियन इकोनॉमी है हर एक 6 मंथ के बाद हम लोग अपडेट करते हैं। तो इस बार का जो इंडियन इकोनॉमी है वो टोटली रहेगा हमारा जनवरी 2013, है ना। लेकिन जनवरी 2013 अभी तो चल रहा है, तो इतना लेटेस्ट डाटा आना कोई पॉसिबल नहीं है ना। और ना ही एग्जाम में है। हमें पता है कि आप लोग तीन चीजों को टारगेट, अभी मेन जो टारगेट है हमारा वो अभी है यूजीसी नेट, है ना। यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो। साथ साथ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस है, एनवीएस के तो हो चुके हैं, इंटरव्यूज भी आ गए हैं। जिन बच्चों का भी सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यूज के लिए, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को। और फ्री में इस नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे इनविजिबल होगा, आपको बाद में दिख जाएगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप थोड़ा सा इंक्वायरी ये कर लीजिए कि हम लोग एक डाउट सेशन या फिर एक ऐसा ऑनलाइन सेशन लाने वाले हैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए, है ना। उसमें हालांकि ये पूरा पूरा जो ये सेशन है ना, वो फ्री रहेगा। आपको उसमें चार्जेस वगैरह कुछ नहीं देना, है ना। जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं हमारे बैच के भी हैं, कुछ कुछ और भी ओपन जुड़ रहे थे। तो बेटर ये है कि एक बार जो इंटरव्यू की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ना। जितना एक्सपीरियंस हमारा है वो हम अपने अब तक शेयर जरूर करेंगे। उसका कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं होगा। चलिए, उसके बाद आप लोग टारगेट कर रहे हो मेन असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। यूपी पीजीटी यूपी में आने वाली है हायर एजुकेशन की, और हरियाणा में पॉसिबिलिटीज है हायर एजुकेशन के आने की, और अदर स्टेट की भी। तो बहुत सारे स्टेट की आप लोग एक साथ तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी आपकी साइमल्टेनियस होने वाली है। हालांकि यूजीसी नेट की डेट क्लियर कट है कि आपका फेब और मार्च के बीच में हो जाएगा, है ना। अभी क्या कोविड वगैरह सिचुएशन, तो ऐसा बनता नहीं है कि क्लासेस या फिर ये एग्जाम जो है सस्पेंड होंगी। उसके बाद जो केवीएस का है, केवीएस का अभी डिपार्टमेंटल एग्जाम चल रहे हैं। 22 को उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं है केवीएस का, 22 जनवरी को। इसके बाद एक महीने के उनका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो मिनिस्ट्री है बिल्कुल क्लियर कट जितने भी रीजनल ऑफिस है ना, 25 रीजनल ऑफिस है आपके केवीएस में, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये है कि जून तक सभी की सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, जून 2023 तक जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। तो बात ये है कि केवीएस भी जो एग्जाम है वो आपका पूरा टोटल प्रोसेस कर सकता है। आपका एग्जामिनेशन अगर मार्च अप्रैल के बीच में होगा तो 1-2 महीने में इंटरव्यू भी हो जाएगा, जून तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। सारा प्रोसेस में तेज होता है केवीएस का भी। बहुत सारे बच्चे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी साइमल्टेनियस, बस ये यूजीसी नेट जो है ना, ये आपका बेड़ा पार करा देगा, क्योंकि इसी में सब चीज की तैयारी हो जाएगी। यूजीसी नेट से ही आपकी पीजीटी की भी तैयारी होगी, और यूजीसी नेट से ही, ठीक है, आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी होगी। तो नेशनल लेवल की तैयारी करिए, स्टेट की और पीजीटी की तो बीच में आपकी तैयारी हो ही जाएगी, है ना। साथ साथ बैचेस चल रहे हैं यूजीसी के भी और केवीएस के भी। हालांकि सीयूईटी का हम लोग एक और बैच लाने वाले हैं। अगर ज्वाइन कर सकते हो तो ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों बैचेस अभी चल रहे हैं। चलिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इंडियन इकोनॉमी टॉपिक। सॉरी इस बात के लिए कि आपका थोड़ा सा टाइम लिया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंडियन इकोनॉमी बेसिकली डाटा बेस्ड है ना, थोड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, डाटा बेस्ड है। और आजकल जो ऑनलाइन बैच है हमारा यूजीसी नेट का, उसमें भी इंडियन इकोनॉमी चल रहा है। तो उस बैच में ये स्पेसिफिक रहेगा लेक्चर नंबर 10, है ना। ऑनलाइन बैच वालों के लिए ये रहेगा स्पेशली टॉपिक 10, है ना। लास्ट सेशन रहेगा ये इंडियन इकोनॉमी का। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी 10 टॉपिक: प्राइस एंड इन्फ्लेशन, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, फिजिकल डेवलपमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल, और उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सब चीजें, है ना, ये सब चीजें थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा इंडियन इकोनॉमी में, है ना। हालांकि इसमें तो बहुत कम पॉइंट हमने ऐड किए हैं। ये सब 10 के 10 टॉपिक आप डिस्कस कर लीजिएगा। बहुत डायनेमिक है ना। बार बार इस टाइप की पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। चलिए आगे चलते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एक टर्म्स देख लेते हैं जो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट है या मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, एक ही बात है। तो ये पब्लिश करती है वो अभी देख लो। अभी तक ये पूछा नहीं गया है, लेकिन क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि इंडिया में मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ना। जो ये वाली रिपोर्ट है, ये वाली रिपोर्ट हमारी आ गई सितंबर, देन अक्टूबर की होगी नवंबर, नवंबर 2022 की रिपोर्ट है। उससे अगली जो दिसंबर की रिपोर्ट है अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो डाटा जो है ना आपका, ये नवंबर 2022 वाला है ना। और एग्जामिनर कभी भी बिल्कुल लेटेस्ट नहीं पूछेगा। जितने भी एग्जाम आपके मार्च अप्रैल तक होने वाले हैं उन सब में रिलीवेंट रहेगा ये वाला डाटा। और मान के ये चलिए 2021 से लेके 2023 तक, है ना, 2022 तक, 21-22 का डाटा मेन इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगर पूछेगा तो 2020 और 21 का डाटा पूछ सकता है, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 22 का ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। 22 23 तो फिजिकल चल ही रहा है, तो इंपॉर्टेंट जो ज्यादा है ये वाला फिजिकल ईयर जिसमें रिवाइज डाटा मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको बनता है, मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी, उसको मिनिस्ट्री अपने अंदर किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी 4 5 डिपार्टमेंट है, उसमें भी स्पेसिफिक आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, तो जितने भी हैं इसको नोट्स आप बना लीजिएगा। पीडीएफ जो आपको इसकी है वो आप आपको डाउनलोड के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको फ्री ऐप में मिल जाएगा ना, लिंक दे देंगे वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो 10 टॉपिक मेन है आपके इंडियन इकोनॉमी के, इनको अच्छे से करिएगा। तो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ये स्पेशली रहेगा नवंबर का, हालांकि नवंबर में एक मेन जो आया है G20 का, ग्लोबल जो 20 ग्रुपिंग है हमारी 20, उसमें इंडिया क्या है, होस्ट कर रहा है उसको 2023 को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेन आप लोग देखोगे, चाहे आप कहीं भी आप गवर्नमेंट की, जैसे स्वच्छ भारत अभियान का लोगो लगा होता था ना इधर उधर, वहां पे अभी G20 का लोगो लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा करंट सिचुएशन में भारत को होस्ट किया दिसंबर में, तो इससे एक इंडिया की जो ग्लोबल लीडरशिप है ना वो भी बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं, एक बात ये देख लीजिए कि किसके अंडर आता है डिपार्टमेंट्स। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट से, डिपार्ट एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू का, फाइनेंस सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक अफेयर है ना। ये इकोनॉमिक अफेयर में से ही आपका आता है, ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में से है ना, इकोनॉमिक मंथली इकोनॉमिक जो रिव्यू है। अब करते हैं वन बाय वन डिटेल में, है ना, और यहाँ पे समझेंगे कि जो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आप ज्यादा फोकस करिएगा, उसको बता देंगे कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पिछले पूछे जा चुके हैं ना। हम टारगेट क्या कर रहे हैं, यूजीसी नेट, हम टारगेट क्या कर रहे हैं, पीजीटी इकोनॉमिक्स। चलिए, एज पर प्रोविजनल एस्टिमेशन ऑफ एनएसओ, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, है ना, सेटअप कब हुआ था ये भी आ सकता है कई बार, 1950 में सेटअप हुआ। और एनएसओ ही जितनी भी आपकी रिलेटेड जितनी भी जीडीपी रिलेटेड डाटा है एनएसओ कलेक्ट करता है ना। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पॉपुलेशन से रिलेटेड या सैम्पलिंग से रिलेटेड एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी 1950 में ही सेटअप हुआ। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स है लेकिन हाँ रिलेटेड है। चलो आगे चलते हैं। सो इंडियन इकोनॉमी इन 2021-22 हैज फुल्ली रिकवर्ड, है ना, रिकवर्ड होगी कोई चक्कर नहीं है। और 2019-20 जो पहले जैसी थी अब वैसी हो गई है, मतलब इकोनॉमी ने वी शेप रिकवरी ली है, वी शेप, है ना, नीचे आ गई थी -6.6, उसके बाद बिल्कुल रिकवर हुई है, पॉजिटिव मूव किया है। हालांकि ये नीचे थोड़ा देर तक रही नहीं, वहीं से जंप ऊपर की तरफ मारना शुरू हो गया ना। 2021-22 इसका रिवाइज डाटा कलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, द रियल जीडीपी ग्रोथ 2021-22 स्टैंड एट 8.7%, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। पूरा ये जीएट एनुअल जीडीपी बता रहा है, एनुअल जीडीपी पूछ लेता है कई बार, लेकिन हाँ एनुअल जीडीपी पीजीटी लेवल पूछे जाएंगे। यूजीसी में अगर पूछेगा तो क्वार्टर्स को पूछेगा, Q1 Q2 Q3 Q4, है ना, अभी तक पूछा गया है कि Q2 की और Q4 की, Q3 की या फिर Q1 की ग्रोथ रेट कितना था, है ना, ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। चलिए 8.7 ओवरऑल मान के चलो, जो थोड़ा सा 1.5% हायर था एज कंपेयर टू 2019-20। चलिए, अभी सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा, जो 22-23 वाला क्वार्टर है ना, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि ये वाला जो डाटा है 6.3% Q2 और 13.5% Q1, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑथेंटिक है ना, ये डाटा जो है सीएसओ का डाटा बिल्कुल ओरिजिनल है और आपके काम आएगा, तो नोट्स में इसको बना के रख लीजिए, उसको हाईलाइट कर दीजिए। चलिए, इंडिया जीडीपी ग्रोथ, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं एट 2011-12 बेसिस, है ना, हमारा बेस ईयर क्या है जीडीपी का, 2011-12 है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। नॉट इवन जीडीपी का बेस ईयर, है ना, बेस ईयर पूछ चुका है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस क्या है, उसके बाद डब्ल्यूपीआई का बेस क्या है ना, और सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस क्या है, तो ये क्वेश्चन डैम श्योर अभी तक आपको आ चुके होंगे, है ना। आगे चलते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन है, इनको लेके चलिएगा साथ साथ। चलिए, तो जीडीपी का बेस क्या है, 2011-12। आगे चलते हैं, जो ये वाला है ना, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवाइज डाटा है, और उसमें से भी गवर्नमेंट जो पॉजिटिव चीज है ना उसी को पूछता है। जैसे अभी तक कभी नहीं पूछा उसने कि स्वच्छ भारत अभियान के या फिर जनधन अकाउंट के नुकसान क्या है
है ना, फायदे ही पूछे हैं। जनधन अकाउंट कब आया था, क्या रोल है, कितना अभी तक इसमें टोटल अकाउंट खुल चुके हैं, ये पूछा है। नेगेटिव बात कोई नहीं करता। तो चांसेस ये है कि Q1 और Q2, क्योंकि इनकी ग्रोथ ज्यादा रही। हालांकि यूजीसी अगर पेपर बनाएगा तो सेंट्रल बॉडी है ना, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल में रहेगी, नेगेटिव कभी बात नहीं होगी, पॉजिटिव ही होगी, है ना। जीएसटी के आपने क्या, जीएसटी का कभी ये नहीं देखा होगा कि बैड इम्पैक्ट जो जीडीपी और जीएसटी के है वो एग्जाम में आए हो ना, गुड इम्पैक्ट ही तो आते हैं। तो वही चीज है, जो चीज अच्छी अच्छी है उसको यूजीसी पूछ सकता है। यहाँ पे देखो Q1 का ग्रोथ 20.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, Q2 का ग्रोथ 8.4 ये भी इंपॉर्टेंट है, Q3 का 5.4 और क्वार्टर 3 का 5.4 और Q4 का 4.1। हालांकि ये ट्रेंड्स बिल्कुल नीचे गिरता आया, हालांकि ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर जीडीपी गिरती गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 8.7% है ना थ्रू आउट द ईयर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये डाटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। क्वार्टर वाइज ट्रेंड पिछला जो है शायद ही पूछे क्वार्टर वाइज। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको मेन प्रायोरिटी रखिएगा। चलिए अगर आप ओवरऑल देखना चाहें, ओवरऑल मिल जाएगा आपको -6.6 है ना। 2021 वाला माइनस में चला गया। उसके बाद 21-22 ठीक है, प्रोविजनल एस्टिमेशन 8.7%। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुछ स्लाइड्स इसमें सितंबर 2002 के रिव्यू की ली गई है, क्योंकि मान के ये चलो कि जून 2022 के बाद जितनी भी एक्टिविटीज हुई थी वो सब इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए इसमें ऐड की हुई है कुछ जो सितंबर में इकोनॉमी रिव्यू आया था, ठीक है, उसकी भी कुछ आपको कटिंग्स मिल जाएंगी। जैसे इंडिया प्रोग्रेस इन 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या हुआ, आपकी जो पर कैपिटा इनकम, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीडीपी पर कैपिटा अभी कितनी हो गई है। ये बिल्कुल आपका जो डाटा है ना, ऑथेंटिक डाटा है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिलीज कर रही है ना। चलिए सो 1.7 लाख हो गया है, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है यहाँ से। बाकी इसमें कुछ समझने वाला कुछ नहीं है, बस 21-22 का याद रखना। 1.7 लाख पर कैपिटा इनकम। चलिए नेक्स्ट आपका जो समझने वाली चीज वो ये है, पीजीटी लेवल पे ये बहुत काम आएगी चीज आपके, कि 2021-22 में शेयर्स कितना है, किस सेक्टर का कितना शेयर है जीडीपी में। अब देखो एग्रीकल्चर का 16% है ना, प्राइमरी जो सेक्टर है उसका 16%, 31% है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का, और 53 है आपका सर्विस सेक्टर का 53%। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन आपका इस टाइप का जो है शेयर वो यूजीसी में नहीं पूछेगा, क्योंकि यूजीसी लेवल पे बहुत बड़ा लेवल आ जाता है। यहाँ जो लेवल है ना पीजीटी में बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि जो इंडिया है वो किस टाइप की इकोनॉमी है, या फिर जो मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी का क्या मतलब है। तो ये चीजें बेसिक चीजें है ना। लेकिन हाँ, मान के चलिए एग्जाम अगर है आपका, कोई भी एग्जामिनेशन हो, पीजीटी है, यूजीसी नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, या आपका कोई भी एचटेट वगैरह, पीपीजीटी कोई भी एग्जाम हो, एक बात तो कॉमन है, अगर 100 क्वेश्चन उसमें है, 100 क्वेश्चन में से 50 to 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ये बात बार बार हम लोग कह चुके हैं कि 15 to 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल डायरेक्ट होंगे और बिल्कुल इजी होंगे, है ना। ये 15 to 20 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के ही ठीक होंगे, लेकिन जिसकी गलत है वो अपनी गलती से ही गलत है ना, और जब कट ऑफ लगेगी ना, तो यही क्वेश्चन आपको आगे लेके जाएंगे, है ना, क्योंकि इजी है, वो सबके ठीक होंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी हैज बिकम ग्लोबल एज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स इन जीडीपी। जो एक्सपोर्ट हो रहा है जीडीपी का वो कितना परसेंट है, 21.5%। इंपॉर्टेंट है ना, 2021-22 का डाटा है। तो जीडीपी में पूरा ग्लोबल शेयर मतलब एक्सपोर्ट का शेयर 21.5। नेक्स्ट जो चीज समझने वाली है वो है आईएमआर, नेक्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। सोशल इंडिकेटर आपने किए होंगे, टीएफआर हो गया, जीएफआर हो गया, उसके बाद न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट हो गया, एमएमआर हो गया, बेसिक चीज है। सोशल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। उसको हम लोग डेमोग्राफी के भी पार्ट में जोड़ लेते हैं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी जोड़ लेते हैं कई बार। चलिए, तो 35.3 है ना, 35 और 35.2%, 90-20 का ये डाटा अभी तक दिया हुआ है। एग्जामिनर जो है ना आपका, जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, वो उस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना नहीं चाहता, है ना। वो सोचेगा कि जो भी सोर्स हो ऑथेंटिक हो। नहीं तो क्या है, बहुत स्मार्ट है, इंटरनेट का जमाना है, बुक्स का जमाना है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, हम लोग चैलेंज कर देंगे, है ना, कि ये आंसर, इसका आंसर गलत है। तो जिसको भी जो भी क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है,
तो उसको पहले ही पता है, ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करें जिसका सोर्स ऑथेंटिक हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देख लेते हैं एडवांस इकोनॉमी में। आपको ये दिखेगा जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपको हमेशा ज्यादा दिखेगा जो आपकी एडवांस इकोनॉमीज है। अब एडवांस इकोनॉमीज में एक थ्रेशोल्ड देखो 8% से ऊपर ये वाली कंट्रीज जा रही हैं, ठीक। और ये भी देख लो यूरो जो एरिया है वो भी, यूरोप वगैरह वो भी आगे जा रहा है। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है 5-6% से ऊपर है। आइए देखते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ब्राजील है, चाइना, इंडिया वगैरह, तो उसमें देखो इंडिया की ही बात अगर करें तो ये ट्रेंड 5-6% तक वेरी कर रहा है। तो मानने ये देखा जाएगा कि रशिया में तो वॉर वगैरह चल रहे थे, एकदम हाइपर हुई, एकदम से हाई गई इन्फ्लेशन 15-20% के बीच में, फिर उसके बाद डाउन आ गई। तो मेन बात ये है, अगर हम कंपेयर करें इंडियन इकोनॉमी को अभी ग्लोबल इकोनॉमी, तो थोड़ा ग्लोबल इन्फ्लेशन भी चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बेसिकली क्या है ना, कोविड के बाद जितने भी आपके इंटरव्यूज बनेंगे वो इंटरव्यू कोविड बेस्ड बन सकते हैं। कोविड का क्या इंपैक्ट रहा है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि डेवलपिंग नेशन या डेवलप्ड नेशन, किन पे ज्यादा इंपैक्ट हुआ है कोविड का, है ना। जो कम विकसित थे उनमें या फिर जो डेवलप्ड थे उनमें, किन में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है ना। तो इसमें अगर डीप स्टडी आप करोगे तो जो इकोनॉमीज डेवलप्ड थी, ठीक है, जो इकोनॉमी डेवलप्ड थी उनको ज्यादा नुकसान हुआ है कंपैरेटिवली। चलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे भी। चलिए अब देखते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ओवरऑल पता लग जाएगा कि क्या इकोनॉमी का अभी व्यू है। वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट पे है इंडिया, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है हमारा, नॉमिनल जीडीपी में फिफ्थ लार्जेस्ट, और थर्ड लार्जेस्ट है परचेसिंग पावर पैरिटी, है ना। परचेसिंग पावर पैरिटी गिवन बाय होम, ये क्वेश्चन आता है, ठीक, गिवन बाय होम, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि परचेसिंग पावर पैरिटी किसने दी। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के द्वारा एज पर कैपिटा इनकम बेसिस इंडिया रैंक्ड 142, 6-7 महीने पुराना डाटा है, अभी भी 142nd रैंक आपका पर कैपिटा बेसिस पे इंडिया का, 142nd नॉमिनल, 125th बाय पीपीपी, ठीक है, उसके बेसिस पे है। नेक्स्ट, क्योंकि पर कैपिटा इनकम पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो उसके हिसाब से पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत लो चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं। सो सिंस द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी, आप लोगों ने जिन्होंने पहले के नोट्स बनाए थे ना, उस नोट्स में थोड़ा थोड़ा एडिशन होगा, ज्यादा एडिशन नहीं है क्योंकि कुछ कुछ डाटा आपका सेम पुराने वाला ही रहने वाला है। अब देखो 21st सेंचुरी जैसे स्टार्ट हुआ तो जीडीपी ग्रोथ एवरेज रहा है 6-7%, है ना। इसलिए ऐड किया है, क्या मूड पता लगता है एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले। 2000 से लेके अब तक जितने भी एक एवरेज है 6-7% जीडीपी का। 13 to 18 तक हमारी जो इकोनॉमी रही थी फास्टेस्ट ग्रोइंग रही थी, है ना, अभी फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग बन रही है चाइना को कम्पीट करके। नियरली 70% ऑफ इंडियाज जीडीपी ड्राइवन बाय डोमेस्टिक प्राइवेट कंजप्शन, ये भी आ चुका है कि जो हमारी जीडीपी है उस सबसे ज्यादा शेयर, ठीक है, एक्सपेंडिचर जो कौन करता है, हमारा हाउस होल्ड सेक्टर जो है जो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर करता है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि हम लोग जब जीडीपी मेजर करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा जीडीपी मार्केट प्राइस में जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करते हैं ना, चार कंपोनेंट आते हैं ना वहां पे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, मतलब नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट। तो यही चीज है, सबसे ज्यादा जो मेन है एक्सपेंडिचर में वो है आपका कंज्यूमर हाउस होल्ड सेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। इन 2020 pandemic had affected trade. India was world's 14th largest importer. अभी भी 14वां जो है आपका 14th लार्जेस्ट इंपोर्टर एंड 21st लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया, है ना। एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देख लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 63rd 2021 के हिसाब से। अभी 2000 नेक्स्ट जो रैंकिंग है उसकी वेट करनी पड़ेगी, लेकिन जो एग्जाम में आ सकता है 2021 की ही रैंकिंग आ सकता है अभी भी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये आएगा आपका कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूजीसी नेट में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो इस बात को देखिएगा, फटाफट देखिएगा, चेक करिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन पब्लिश करता है। चलिए आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पे अभी अगर बताएंगे भी तो ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है उसको भूलने की, है ना, अगर आप चेक करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर रिप्रेजेंटिंग 2.6% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल का जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है इंडिया का, मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल में
जो शेयर है 2.6%। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का। ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, यहीं से तो बनेंगे। और उसमें ये लिखा गया था कि 2%। हाँ, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा पुराना था, है ना, 2014 से लेके अभी तक के जितने एग्जामिनेशन है ना, वो सब कर लीजिए यूजीसी नेट के। तो जायज सी बात है, लिख के दे रहा हूँ, अगर आप 2014 से लेके अभी तक के जितने एग्जामिनेशन हुए हैं, अगर वो भी कर लेते हो तो डैम श्योर कोशिश करिए 2012 से उठाने की। ऑब्जेक्टिव पैटर्न वहीं से शुरू हुआ था। डैम श्योर 20 to 25 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट आएंगे। एज इट इज कहने का मतलब कि वो क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन्हीं को पूछा गया होगा किसी न किसी वे में। आप खुद सोचो, अगर एक टर्म में एक बार में 100 से 100 to 125 क्वेश्चन आ रहे हैं और इतने सारे सेशन अब तक हो चुके हैं, क्या रिपीटेशन नहीं होगा? एग्जामिनर कहाँ से लेके आएगा? वही कॉम्पैक्ट सिलेबस है, वही टॉपिक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? हार्डली मान के चलो 15 to 20 जो क्वेश्चन होते हैं वो न्यू होते हैं, न्यू नए क्वेश्चन, है ना। बाकी 20 to 25 क्वेश्चन पुराने रहते हैं। बाकी जो रिमेनिंग जो बीच वाले मिड रेंज है ना, ये इसमें सब कुछ आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड, कुछ आएंगे सेशन रीजनिंग, है ना, कुछ आएंगे आपके मैच द फॉलोइंग, और कुछ आएंगे न्यूमेरिकल जिनको थोड़ा बहुत चेंजेस करके देंगे। क्वेश्चन आपका बस ये वाला 20 to 25 जो रिपीट है उसको नहीं छोड़ना आपने। चलिए आगे देखते हैं। सो इट हैज वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारा क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट बन गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। 561.583 बिलियन हमारे पास ये डॉलर का भी भंडारण है, मतलब रिजर्व है। और चाइना नंबर 1 पे है रिजर्व के मामले में। चलिए आगे देखते हैं। सो इट हैज हाई पब्लिक डेब्ट विद 86% ऑफ जीडीपी। जितना जीडीपी का साइज है उसका 86% अभी पब्लिक डेब्ट है ना। हालांकि डेब्ट क्या है, थोड़ा थोड़ा करके चुकाया जाता है। चलिए, और डेफिसिट अगर हम बात करें तो 6.7% ऑफ जीडीपी, है ना, फिजिकल डेफिसिट। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट 21 में थोड़ा कम हो गया था, 29.31। हालांकि ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट जो रहता है वो 32 के आसपास रहता था, है ना, 31-32 के आसपास। 2021 में थोड़ा सा 29.31। नेक्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखो क्या है, 100 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन बन गई है टेक्सटाइल की। 13% कंट्रीब्यूट करता है इंडस्ट्रियल आउटपुट को, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट मॉडल पड़ा है ना, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट बन जाता है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। एग्रीकल्चर का जो आउटपुट है वो इंडस्ट्री को इनपुट बन गया, ठीक। 2.3% ऑफ इंडिया जीडीपी, ठीक, कैलकुलेट करता है। और टोटल 13% ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 13% तो टेक्सटाइल का ही योगदान हो गया, और पूरे जीडीपी में 2.3%, है ना। और एम्प्लॉयमेंट देखो, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि एम्प्लॉयमेंट कितना, 4.5 करोड़, मतलब 4.45 मिलियन। चलिए नेक्स्ट, इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज्यादा है अभी भी। कौन से नंबर पे आ रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट, है ना। नेक्स्ट, विद माइनिंग सेक्टर। माइनिंग सेक्टर एक बात ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी का पार्ट है या प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। तो क्वेश्चन ये वाला आता है पीजीटी लेवल पे, है ना, कौन से सेक्टर प्राइमरी के हैं। तो ये वाला प्राइमरी सेक्टर है, डोंट बी कंफ्यूज, है ना। माइनिंग सेक्टर जो पार्ट है प्राइमरी सेक्टर का। हालांकि ये माइनिंग सेक्टर, ठीक है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स को यूज कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है, जो खनन हम लोग बोलते हैं हिंदी में। कंट्रीब्यूशन 11% ऑफ द कंट्रीज इंडस्ट्रियल जीडीपी। अब यही किसको भेज रहा है, इंडस्ट्रीज को भेज रहा है ना, खनन करके किसको दे रहा है, इंडस्ट्रीज को दे रहा है। और उसमें कितना परसेंट, 11%, ठीक है, कंट्रीब्यूशन दे रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर को। नेक्स्ट, 2.5% ऑफ टोटल जीडीपी, जो माइनिंग सेक्टर है अकेला ही 2.5% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसमें भी हेल्प किसको कर रहा है, इंडस्ट्रीज को। चलिए अब देख लीजिए एक और कॉन्सेप्ट जो पीजीटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका लेबर इन इंडिया, है ना। ये है वर्कफोर्स, लेबर फोर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, डिफरेंस देखा होगा। ये लेबर फोर्स है ना, कि कितना जो लेबर फोर्स या कितने जो वर्क, लेबर फोर्स में दो चीज आती हैं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। एक तो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस जो विलिंग है, वो भी काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, ये दोनों ही ऐड हो जाते हैं वर्क फोर्स और लेबर फोर्स में। वर्क फोर्स में सिर्फ एक ही कैटेगरी आती है, एक्चुअल वर्कर्स की। आई होप की बात समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना ये वाला। चलिए, लेबर इन इंडिया, सबसे पहले ये देखो 2020 का ये डाटा है। हालांकि इतना डाटा रिवाइज जब होगा भी तो इतना ज्यादा वेरी नहीं करेगा।
सबसे पहले ये देखो 41.19% एग्रीकल्चर हो गया, ठीक। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है 26.18% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। सर्विस सेक्टर 32.33% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना। तो ओवरऑल 94% जो इंडिया का वर्किंग पॉपुलेशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ये विडंबना है इंडिया की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि जहां पे सिस्टमेटिक वर्क नहीं हो रहा है, या फिर कोई वर्क जो वहां पे हो रहा है या तो जीएसटी कलेक्शन या फिर जीएसटी से लिंक नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड ही नहीं है ना, वैसे काम चल रहा है। तो 6% है सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइज्ड, बाकी 94% अनऑर्गेनाइज्ड। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई, एक क्वेश्चन ना बहुत बार ये पूछा जा चुका है। अभी 2016 के बाद सीपीआई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला ना। लास्ट ईयर भी एक टारगेट रखा है, आपको पता है कि टारगेट क्या है ना। सीपीआई इन्फ्लेशन का आरबीआई ने क्या परसेंट रखा है, 4% का, ठीक। लेकिन प्लस माइनस 2% का परमिसिबल है। लीस्ट हो सकता है 2% और मैक्सिमम हो सकता है 6%, लेकिन आइडल कितना माना जाएगा सीपीआई 4% है ना, कि 4% तक रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ईयर ऑन ईयर नवंबर 2022 23 कंपेयर टू 6.8 थोड़ा सा कम हुआ है, 5.9 हुआ है। बल्कि अगर हम कंपेयर करें अक्टूबर 2022 से तो 6.8 था, है ना। 5.9 अभी सीपीआई नवंबर 2022 में। ये डाटा किसके अकॉर्डिंग है, जो आप मंथली इकोनॉमिक रिव्यू है ना उसके हिसाब से। चलिए नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन द ट्रेड डेफिसिट। फिर दूसरा पॉइंट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट बेसिकली करेंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें हमारा एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा होता है। तो इसके हिसाब से 1.2% ऑफ जीडीपी इन इंडिया। कितना डेफिसिट रहा, 1.2% है ना, करेंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एलिविएट इंपैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैज, अब जितना भी इंपैक्ट आया कोविड का उसको एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने परसेंट से इंक्रीज किया, 10.75% टू 15.0%, मतलब 15% कर दिया बढ़ा के कस्टम ड्यूटी को। कस्टम ड्यूटी जितना बढ़ेगा सामान उतना महंगा हो जाएगा, लोग इंपोर्ट कम करेंगे, है ना। करेंट अकाउंट डेफिसिट, तो इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी आए जहां इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर हो जाए, है ना, या एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, तो फिर करंट अकाउंट, ठीक है, डेफिसिट जो है बैलेंस या फिर इंप्रूव हो जाए। नाउ नेक्स्ट वन, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वेटेज है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और नवंबर 2022 में कितना रहा है, 134.33, मतलब 34% अप्रोक्स ग्रोथ। नेक्स्ट, द रियल इन्वेस्टमेंट रेट क्वार्टर टू में कितना रहा है, हाई लेवल 34.6। क्वार्टर टू की बात हो रही है, हालांकि ऐसा तभी पूछेगा जब एग्जामिनर बहुत ज्यादा डीप पूछने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बैंक हैज दस रिवाइज्ड अपवर्ड इंडियाज 2022-23 ग्रोथ। अब वर्ल्ड बैंक ने भी प्रोजेक्ट कर दिया है 6.9%, ठीक है, नवंबर के हिसाब से 6.9% इंडिया की नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ, एंड पहले थी 6.5%। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि जो प्रोजेक्शन है वो बताई जाएगी, क्योंकि हर 2-3 महीने के बाद एक नया एस्टिमेशन आ जाता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, आईएमएफ की तरफ से, है ना। मुझे बिल्कुल श्योर है, 90% श्योर है कि इस टाइप का डाटा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने बाद चेंज हो जाता है। पहले इसकी प्रोडिक्शन कुछ और थी, अब कुछ और है। पर्टिकुलर टाइम मेंशन करके पूछ सकता है, लेकिन हाँ उतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट थोड़ा करना है, और भी कॉन्सेप्ट करने हैं। चलिए आगे चलते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट देखो इज एक्सपेक्टेड टू वाइडन दिस ईयर। करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा और वाइड होने की चांसेस है। आईएमएफ बोल रहा है कि -3.5% हो सकता है ना। नेक्स्ट, और 2.9% रह सकता है माइनस, नेक्स्ट में आईएमएफ कह रहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। सो नेट एफडीआई इनफ्लो टोटल कितना है, 1.2% हो गया जीडीपी का, है ना। फिजिकल ईयर 21-22 में पूरी जीडीपी का साइज कितना है, 1.2%। इसका आ रहा है नेट एफडीआई इनफ्लो। चलिए अब यहां से एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है एफडीआई का, है ना। एक क्वेश्चन तो ये भी आ चुका है कि जो, हालांकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दो टाइप का ही होता है। इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन है ना, दो टाइप का, एक एफडीआई और एक एफआईआई। क्वेश्चन आ चुका है कि विच वन इज मोर वॉलेटाइल, ज्यादा गति या उतार चढ़ाव ज्यादा किस में आते हैं, एफडीआई में या एफआईआई में। एफडीआई तो होता है कि कोई भी दूसरा ओनर है या फिर बाहर कोई भी कंट्री है फॉरेन में, फॉरेन की कोई भी कंपनी है, वो क्या कर रही है, यहाँ प्रोजेक्ट लगा रही है, जैसे कोक है
या फिर पेप्सिको है या फिर एप्पल है, यहाँ बिजनेस कर रही है, फिजिकल अपीयरेंस है, तो वो एफडीआई है। नेक्स्ट, अगर वो कोई फॉरेनर है, यहाँ के शेयर्स खरीद रहा है टाटा के या फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर्स खरीद रहा है, बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रहा है, फाइनेंशियल बेसिकली, ठीक है, बॉन्ड शेयर डिवेंचर्स वगैरह, तब वो क्या है आपका एफआईआई है। ये थोड़ा सा वॉलेटाइल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। चलिए, तो एफडीआई की बात हो रही है यहाँ पे, एफडीआई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट माना जाता है। 84.8 बिलियन 2021-22 में इनफ्लो हुआ है, इस बात का जरूरी याद रखना। नेक्स्ट, इंडिया पोजीशन, देखो अंक डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अंक डेट के अकॉर्डिंग एक जो रिवाइज डाटा, ये डाटा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जो हमारा वो था 6 मंथ प्रीव्यूज, उसमें भी हमने यही किया था करंट में, है ना, यही डाटा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट पहले तो ये क्वेश्चन आ चुका है सीजीपीएससी में, है ना, छत्तीसगढ़ पीएससी में आ चुका है, 2020 वाला जो एग्जाम था, कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, याद रखिएगा, अंकटैड। नेक्स्ट, इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7th है एफडीआई में, है ना, टॉप 20 जो कंट्रीज है उनमें। अभी इंडिया क्या है, G20 का मेंबर है, होस्ट भी कर रहा है, तो बढ़िया बात है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि एफडीआई का जो इन्फ्लो है उसका सीक्वेंस क्या है। अब देखो, सिंगापुर अभी टॉप पे है, पहले मॉरिशस टॉप पे होता था। नेक्स्ट है आपका यूएसए 17.9%, मॉरिशियस 15.98, नीदरलैंड 7.86, फिर स्विट्जरलैंड, है ना, 7.31। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर आपको कुछ नहीं आता तो सीक्वेंस ही याद रख लेना, अगर आप डाटा याद नहीं करना, बस डाटा सिंगापुर यूएसए ये सीक्वेंस याद रख लीजिएगा पांचों का। चलिए नेक्स्ट, टोटल एफडीआई इंडिया रिच 87 बिलियन। अब ये डाटा जो है ना आपका, ये पूरा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2022 तक का है, इन बिटवीन पूरा ट्रांजेक्शन एफडीआई कितना आया है, 887 बिलियन। उसमें भी पूछ रहा है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वैसे इतना वाइड या एवरेज पूछने का, ऐसा नहीं आया है, फिर भी देख लीजिए, इन 22 ईयर्स में सबसे ज्यादा जो 22 ईयर्स की बात हो रही है, 26% एफडीआई हुआ है, वो मॉरिशियस से आया है ना। पहले 2016-17 तक सबसे जो लार्जेस्ट रूट था वो यही था, फिर उसके बाद सिंगापुर हो गया, है ना। नेक्स्ट, सो उसके बाद सिंगापुर 23%, नेक्स्ट नीदरलैंड, फिर जापान, ठीक है, यूके एटसेट्रा। और पर्टिकुलर नोट ये करना कि ये पर्टिकुलर उस पीरियड का है, करंट का नहीं है। चलिए, तो ये वाला जो डाटा है इसको याद रखिएगा, ये करंट है बिल्कुल, ठीक है। ये एक साल में बिल्कुल जो एफडीआई का आपका सीक्वेंस बनेगा, क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। चलिए, तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 76% से, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। पहले एफडीआई क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग जितने भी एफडीआई यूनिट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो अब इंडिया में क्या है, सेटअप होने जा रही है ना। इंडिया में एक सेफ इन्वायरमेंट मिल रहा है बिजनेस का, हमारी जो इकोनॉमी है सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस है, डिमांड जबरदस्त है, हर कैटेगरी का बायर है, छोटी इनकम ग्रुप से लेके बड़ी से बड़ी इनकम ग्रुप तक, सब कंज्यूमर आपको इंडिया में मिल जाएगा ना। हमारा देश महान, छोटे से कंज्यूमर से लेके बड़ा से कंज्यूमर तक सब आपको मिल जाएगा, तो जो भी प्रोडक्ट आप बेचो मार्केट में अब बिक जाएगा, है ना। चलिए, तो चाइना इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, तो जितने भी अभी स्मार्टफोन मार्केट है, हालांकि देखोगे आप चाइनीज ब्रांड जो है ना, वो मार्केट में फैले हुए हैं। आप लोगों के पास, बहुत जनों के पास अभी हम लोग भी यूज कर रहे हैं, है ना, फॉरेन जो ब्रांड है, आईफोन हो गया या फिर Xiaomi के फोन यूज कर रहे होंगे, सैमसंग के यूज कर रहे होंगे। इंडिया का कौन सा ब्रांड है ना, इंडिया का जो ब्रांड था वो तो हट गया है, लावा, उसके बाद इंटेक्स, उसके बाद माइक्रो, ये जिसमें मुक्का बना होता था, है ना, वो माइक्रो क्या होता था, है ना, कुछ ऐसा ही, वो जिसमें पंच बना होता था कुछ, माइक्रोमैक्स, हाँ यस। तो वो हो गया मोबाइल, तो अभी तो वो है ही नहीं मार्केट में, क्या है, ओनली फॉरेनर्स, फॉरेन प्रोडक्ट्स। चलिए, तो अभी जो स्मार्टफोन मार्केट है वो वन ऑफ द लीडिंग मार्केट है, क्योंकि हर सबके पास फोन है, एक फोन नहीं है, दो दो फोन है ना, उसी से आपके सोशल मीडिया अकाउंट भी हैं, सभी चीजें उसमें चल रही हैं, और घर में क्या है, एक एक फोन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं सबके, तो मार्केट इतनी बड़ी है। चलिए नेक्स्ट देखो, टॉप 5 स्टेट्स रिसीविंग द हाईएस्ट एफडीआई 21-22 में, हाईएस्ट रिसीविंग, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, चांसेस हैं पूछने के। सबसे ज्यादा कर्नाटका 37.55, फिर महाराष्ट्र, देन दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, है ना, हरियाणा के भी जो
फरीदाबाद वाले एरिया है ना, गुड़गांव फरीदाबाद, अब ये इमर्जिंग है क्योंकि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नजदीक है, ट्रांजेक्शन बहुत फास्ट होती है। तो हरियाणा भी अब लीडिंग आ रहा है, अब शिफ्ट कर रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर से लेके इंडस्ट्रियल सेक्टर। लेकिन हमारी जो स्टडी है वो भी यही कहती है ना, वो आपने ग्रोथ की थ्योरीज पढ़ी होंगी, लुइस की थ्योरी क्या कहती है या फिर रेनिस की थ्योरी क्या कहती है, जितना भी सरप्लस मैन पावर है उसको कहाँ लेके जाओ, ठीक, उसको कहाँ लेके जाओ, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में, तब तक लेके जाओ जब तक एग्रीकल्चरल जो सरप्लस मैन पावर है, जो एक्स्ट्रा मैन पावर है, वो वहां ऑब्जर्व ना हो जाए, है ना, तब तक। तो वही हो रहा है इंडिया में भी। अब देखो एग्रीकल्चर का शेयर लगातार कम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लीडिंग है या फिर सर्विस सेक्टर लीडिंग है ना, एक क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन उस समय में क्या था, सर्विस सेक्टर थोड़ा आगे था जब ये 16-17 के आसपास 2016-17 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब तैयार रहिएगा, ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है वो देखो। क्वेश्चन ये है कि टॉप 5 सेक्टर रिसीविंग हाईएस्ट एफडीआई, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 24.6 ये रिसीव कर रहा है। सर्विस सेक्टर में ये सभी चीजें आ गई 12.13। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स है ना 11.89, ट्रेडिंग 7.72 और उसके बाद कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज 5.52। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। चलिए आगे चलते हैं। फॉरेक्स रिजर्व देख लो, हालांकि ये पूछा नहीं है कि कितना फॉरेक्स रिजर्व है, फिर भी थोड़ा सा टच करके निकल लेते हैं। अभी तक आरबीआई के पास, शक्तिकांत दास ने ये बोला है लास्ट अपने जो इससे पहले वाली सितंबर अक्टूबर की एमपीसी हुई थी उसमें, कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है ना। तो उसमें से भी अकाउंट में से कुछ विड्रॉ भी किया था उन्होंने, जो रिजर्व है, ताकि फॉरेन यूएस का जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगा यूएस डॉलर का, तो डेफिनेटली जिस बात की जिसकी सप्लाई ज्यादा होती है उसकी डिमांड या फिर उसकी वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है ना, ताकि हमारी रुपीस एटलीस्ट अगर नहीं भी वो वैल्यू बढ़ेगी, अप्रिशिएट नहीं भी होगी, तो कांस्टेंट तो रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। सो सिंपल यहाँ आइए, एज करंट अगर हम पूछें, करंट अगर देखें 561 बिलियन यूएस डॉलर का स्टॉक है हमारे पास, तो सफिशियंट स्टॉक है। अब नेक्स्ट एक और देख लो एमपीसी, लेकिन ये वाली जो एमपीसी है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एमपीसी, ये दिसंबर 2000 बिल्कुल लेटेस्ट है। अगर आपका मार्च अप्रैल तक एग्जाम जा रहा है, तो मार्च में एग्जाम आ रहा है, तो डेफिनेटली दिसंबर के एमपीसी के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दिसंबर के एमपीसी के चांसेस, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हालांकि 2 साल 2 महीने में एक बार होती है, और जरूरी नहीं है कि 2 महीने एक बार हो, 5 बार होती है साल में। लेकिन अभी ट्रेंड है कि वो तो एक एक महीने बाद भी ये हो जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इतने मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी का देखो कि क्या रिव्यू था, है ना, 5th 6th ये जो कमिटी थी, ये 3 डेट्स में इन्होंने डिसाइड किया भाई करना क्या है इकोनॉमी के साथ, मॉनेटरी पॉलिसीज के साथ क्या करना है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया इन्होंने 35 बेसिक पॉइंट, अब 6.25 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब रेपो रेट सबको पता है ना, एक ऐसा रेट जिस रेट पे आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंकों को, 6.25 कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा, जब भी कोई रेट बढ़ता है, रेपो रेट, बैंक रेट, कोई भी बढ़ता है, इसका फर्स्ट इंपैक्ट पड़ेगा डिमांड फॉर लोन, है ना, लोन की डिमांड पे, लोन की डिमांड कम हो जाएगी। लोन की डिमांड कम है तो फिर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, मार्केट मनी सप्लाई कम है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा हम लोगों की इनकम के ऊपर। हम लोग की मतलब जो रेगुलर सैलरीड वर्कर नहीं है, जिनके पास जो इकोनॉमी में डेली वेजेस या फिर जो कैजुअल वर्कर्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मनी सप्लाई नहीं है तो बिजनेस एक्टिविटी थोड़ा कम होनी शुरू हो जाएंगी, है ना, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कम होंगी, तो जाहिर सी बात है इनकम पे इफेक्ट पड़ेगा, इनकम कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, एंड प्राइजेस कम हो जाएंगे। जो मेन टारगेट था आरबीआई का, क्या टारगेट था, इन्फ्लेशन को कम करना, है ना, जो प्राइस बढ़ रहे थे उनको कम करना। चलिए बस प्रॉब्लम सॉल्व। एक बार प्राइस कम होंगे तो फिर से आरबीआई क्या करेगा, इनको घटाना शुरू कर देगा, रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर वगैरह। चलिए आगे देखते हैं। अब मेन जो है वो है हमारा इन्फ्लेशन को टैकल करना, आरबीआई। चलिए की हाईलाइट देख लेते हैं, इसमें की हाईलाइट क्या था, सिर्फ समझने वाली बातें हैं, रेपो रेट को थोड़ा बढ़ा दिया है। इन्फ्लेशन आउटलुक अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन देखो, आरबीआई सीज इन्फ्लेशन 6.7% ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 23, है ना, 6.7% इन्होंने देखा कि इन्फ्लेशन जा सकता है। नेक्स्ट, विद Q3 एट 6.6% Q3 में, Q4 एट 5.8,
5.9%। क्वार्टर 4 का कितना 5.9%। सीपीआई की बात हो रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब आरबीआई ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ही डील करता है, डब्ल्यूपीआई से नहीं चेक करता। चलिए, सो जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ अगर बात करें, इसने फोरकास्टिंग की आरबीआई ने, आरबीआई लोवर्स इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन, लोअर कर दिया 6.8% फ्रॉम अर्लियर 7%, 7% से 6.8 कर दिया है। आरबीआई की जो जो एस्टिमेशन है ना, या फिर जो एक एस्टिमेशन है या फिर एक प्रोजेक्शन है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास 551 हो गए थे अक्टूबर 2000, अगर बात करें दिसंबर 2022 में, हालांकि जो ये बता रहा है अक्टूबर 2021 तक 524 बिलियन था। चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये तो हमेशा पूछे ही जाते हैं, हमेशा क्या है ना, इनका सीक्वेंस ही पूछा जाता है, बहुत इजी टॉपिक होता है, ज्यादा इसमें वास्ट टॉपिक नहीं होता। पॉलिसी रेपो रेट देखो 6.25। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, एसडीएफआर, ये थोड़ा सा नया आया है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, है ना, 1 साल 2 साल से ही अभी अच्छा चल रहा है 2020-21 के बाद। अब इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें क्या करता है आरबीआई, जो सरप्लस पैसा होता है बैंकों का, उसको अपने पास रख लेता है ना, बैंकों के पास। अब इसमें जो आरबीआई को एक कोलेटरल की जरूरत पड़ती है, आरबीआई को भी कुछ गिरवी के रूप में, या फिर जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज के रूप में, बैंक के पास रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, है ना, इसमें आरबीआई को ये कुछ कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती, यूनिलेटरल होता है ना, कोलेटरल नहीं होता। आपको कुछ रखने की जरूरत बैंक के पास नहीं है, मतलब आरबीआई को कुछ रखने की जरूरत बैंक के पास सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। ठीक है, सरप्लस लगेगा बैंकों की, सरप्लस अमाउंट है तो सरप्लस अमाउंट, ठीक है, अपने पास ले आएगा विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज। चलिए, तो 6% हो गया ये। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50%। एमएसएफ उतना ही होता है जितना आपका बैंक रेट होता है ना, सो बैंक रेट भी 6.5। फिक्स रिजर्व आपका रेपो रेट, फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35% ही है, रिवर्स रेपो रेट। चलिए, दो चीजें और डिस्कस कर लो, सीआरआर 4.5 और एसएलआर 18%, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रोथ रेट, सीएसओ ही ये सब कुछ संभालता है, ग्रोथ रेट वगैरह। सो ग्रोथ रेट, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, जिसको हम सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस भी बोलते हैं, जीडीपी 6.3%, है ना, क्वार्टर 2 में 2022-23 में। उसके बाद और प्रोजेक्ट किया है जीडीपी 2022-23 प्रोजेक्टेड एट 6.8%, है ना, क्वार्टर 3 4.4% एंड क्वार्टर 4 4.2%। हालांकि ऐसी चीजें समझ नहीं आएंगी, एक बार उसको लिख लेना, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना ना। क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 वाला जो ये हिस्सा है ना, ये सीएसओ वाला, ये थोड़ा सा कई बार पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट और इंडिया का इंपोर्ट। एक क्वेश्चन आपका जो इस टाइप का क्वेश्चन है, वो यूजीसी में बेसिकली पूछा जाता है ना, पीजीटी में कम चांसेस है, लेकिन यूजीसी में पूछा जाता है कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, इंपोर्ट पार्टनर के सीक्वेंस कौन से करेक्ट है, और लार्जेस्ट गुड्स कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस क्या है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, तो इसके लिए रेडी रहिएगा। सो यूनाइटेड स्टेट्स ओवरलुक चाइना बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर 21-22 में। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, चाइना को सरपास कर गया है। आगे देखते हैं, क्योंकि जो चाइना की, जो चाइनीज प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत बहिष्कार था ना कुछ फायदा तो हुआ उसका। नेक्स्ट, इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, और जो ये डाटा है बिल्कुल ऑथेंटिक है, ये डाटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है ना, तो आगे जितने भी डाटा है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, और जितने भी डाटा हम लोग यूज कर रहे हैं बेसिक, बिल्कुल ऑथेंटिक है ना, कहीं ये प्राइवेट सोर्स नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स है। सो यूएस का देखो, यूएस 57 बिलियन। अब ये ध्यान में मत रखो कि कितना बिलियन का है, ये नहीं पूछा, सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट यूएस, सेकंड चाइना, थर्ड यूएई, फोर्थ सऊदी अरेबिया और फिफ्थ इराक। सिर्फ 5 कर लेना, 5 ही काफी है, और सीक्वेंस बेसिकली पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज। लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कमोडिटीज में 5 कमोडिटीज कर लेना, इंजीनियरिंग गुड्स नंबर 1, नंबर 2 पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नंबर 3 पे जेम्स एंड ज्वेलरी, नंबर 4 ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, और फिफ्थ हो गया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। हाँ जी, कौन से हैं आपके लार्जेस्ट
एक्सपोर्ट, ठीक, एक्सपोर्ट कमोडिटीज, इनका शेयर्स भी वैसे कहीं नहीं पूछा है, फिर भी आप रख लेना, 10 करने की जरूरत नहीं है, 5 में से ही क्वेश्चन आ जाता है ना। चलिए, तो हालांकि ये जो है ना, ये इतना कुछ माइंड में याद रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि देखा गया है कि 5 में से ही अब तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से देखो, इंपोर्ट, लार्जेस्ट इंपोर्ट कमोडिटीज, नंबर 1 पेट्रोलियम क्रूड प्रोडक्ट, हम लोग क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना बाहर से, और फिर उसको रिफाइंड वगैरह करके जितना भी मटेरियल उसमें से निकलता है, पेट्रोकेमिकल बना के उसको भी बाहर बेचते हैं, बहुत स्मार्ट है इंडिया, मतलब लार्जेस्ट इंपोर्ट कमोडिटी भी है, और सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट अगर हम बात करें तो उसमें उसी चीज को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देखो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को ही सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग में भी है वो। सो फर्स्ट आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम एंड क्रूड प्रोडक्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट हो गया सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड हो गया गोल्ड, और गोल्ड का यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी बना के बेचते हैं, तो इंपोर्ट में भी शेयर हो गया, एक्सपोर्ट में भी शेयर हो गया। मशीनरी, इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल, फोर्थ कोक, कोक और कोल, कोक, ब्रिकवर्ड्स, ये हो गए हमारे फिफ्थ नंबर पे। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, ये 5 है ना। चलिए आगे चलते हैं, और ये वाला जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है, इसको भी ओवरऑल देख लीजिएगा। इसमें देखो, टॉप 10 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, यूएसए नंबर 1 18%, फिर यूएई, फिर चाइना, बांग्लादेश, हांगकांग, 5 करिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, टॉप 10 इंपोर्ट सोर्सेज या इंपोर्ट कंट्रीज, टॉप 10 इंपोर्ट में भी, अब इंपोर्ट में यहाँ पे चाइना है, ओवरऑल में हम बात करें तो ओवरऑल एक्सपोर्ट में यूएसए, ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर भी यूएसए है ना। चाइना अभी भी लीडिंग है, किसमें, हमारा इंपोर्ट पार्टनर में, फिर यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, इराक, ये 5 कर लेना, हालांकि बहुत कम चांसेस हैं कि वो परसेंटेज पूछे। चलिए आगे चलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फिजिकल इंडिकेटर, फिजिकल इंडिकेटर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने हैं, वो ये वाले हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, है ना। चलिए सेशन खत्म होने वाला है हमारा ऑलमोस्ट। रिवेन्यू डेफिसिट 3.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है, टारगेट रखा गया नेक्स्ट, और फिजिकल डेफिसिट 6.4%, 22-23 का टारगेट है। हालांकि इसमें ओवरऑल इसकी जगह हम करते हैं एक अच्छा सा डायग्राम, डायग्राम में या फिर एक इमेज में बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ आ जाएगा। इसको जितने क्रिएटिव तरीके से आप बना सकते हो उतने अच्छे से बनाओ। एक क्वेश्चन यहाँ से मान किए चलो, पीजीटी वाले बच्चे इसको अच्छे से करें, और यूजीसी, आपका यूजीसी में तो ये सुपर श्योर है, सुपर श्योर की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन, है ना। फिजिकल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, ज्यादा चांसेस सिर्फ 2 के होते हैं। एक तो आपका फिजिकल डेफिसिट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, एक आपका प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं एग्जामिनर को ये दोनों क्वेश्चन से क्या कहते हैं ना, लव एंड अफेक्शन है, बार बार पूछ लेता है, कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, कई बार इसका फॉर्मूला पूछ लेगा, है ना। बाकी रिवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इसके चांसेस कम होते हैं। चलिए, फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड जो है 2021 का, और एस्टिमेट जो है, दोनों ही कर लीजिएगा। हालांकि एक एक करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है, यहाँ पे आप इसको नोट करके कर लीजिएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिजिकल डेफिसिट रहेगा 6.4, है ना, पहले 6.9 था। फिर प्राइमरी डेफिसिट 3.32, 2.8, कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया है, कई बार फिजिकल डेफिसिट पूछता है, कई बार प्राइमरी डेफिसिट, कई बार इनका सीक्वेंस, है ना, इनका सीक्वेंस क्या है। चलिए, तो सीक्वेंस यही रहेगा आपका, फिजिकल डेफिसिट ज्यादा हमेशा रहता है रिवेन्यू डेफिसिट से, और रिवेन्यू डेफिसिट ज्यादा रहता है इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रिवेन्यू ज्यादा रहता है प्राइमरी डेफिसिट से, है ना। सिर्फ एक ही चेंज है, अगर वो पूछेगा कि एस्टिमेशन, तो यहाँ थोड़ा चेंज रहेगा, यहाँ पे इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट थोड़ा कम, और प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, 2.8, 2.6, ठीक है, इन केस ऑफ एस्टिमेशन, अगर 2022-23 का एस्टिमेशन पूछता है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट वन इज टैक्सेस का शेयर, रुपीज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना टैक्स कलेक्शन हो रहा है, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए, टोटल जो टैक्स रिवेन्यू हो रहा है उसमें जीडीपी का 7.7% है, मतलब जीडीपी का टोटल, अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखें, कितना, 7.7%।
द शेयर ऑफ टैक्सेस इन टोटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट 120 to 23 हैज बीन एस्टिमेटेड। अब जो टैक्सेस का शेयर है ना, जो गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स हैं, है ना, गवर्नमेंट की रिसीप्ट दो ही होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट है, कैपिटल रिसीप्ट। जितने भी रिसीप्ट्स हैं उसमें जो शेयर है 58%। ठीक, पहले 53 था, अब 58% हो गया है। ठीक, शेयर। नेक्स्ट, ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये कंपोजिशन है 2021-22 का बजट एस्टिमेशन है। ये वाला कि टोटल आपका जो टैक्स रिवेन्यू है 29% सबसे ज्यादा जीएसटी में से आ रहा है उसमें से। फिर आपका 25 इनकम और कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स से। फिर उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट यूनियन एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। यहां से एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि हाईएस्ट गवर्नमेंट का पैसा कहां जा रहा है, मतलब जो इंडियन रुपीज है का हाईएस्ट शेयर कहां जा रहा है, या फिर पूछ सकता है कि हाईएस्ट शेयर कहां से आ रहा है। तो मजेदार क्वेश्चन है। और सबसे पहले देखो कि वेयर इंडियाज गेट इट्स मनी। 1 रुपीज में से रुपीज कम्स कहां से आता है, सबसे ज्यादा पैसा देखो अभी बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से आता है। जब हम लोग बोरोइंग लाइबिलिटी ले रहे हैं ना, तो उसका रीपेमेंट भी करना है, तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन्स में ही जा रहा है ना। ये क्वेश्चन 2015-16 का एक एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। सबसे ज्यादा हम रीपेमेंट ऑफ लोन्स में ही पेमेंट कर रहे हैं, हमारा पैसा उसी में जा रहा है। हालांकि कुछ टाइम तक स्टेट शेयर का पोर्शन ज्यादा था, है ना, कुछ टाइम, थोड़े टाइम के लिए। चलिए उसके बाद जीएसटी 16%। नेक्स्ट कॉर्पोरेशन और इनकम, ये 15% है ना। फिर उसके बाद आगे यूनियन एक्साइज ड्यूटी एंड सो ऑन, वो एक्चुअली कम पूछा जाता है। इनका सीक्वेंस बहुत बार पूछा गया है कि इसमें लार्जेस्ट सीक्वेंस किसका है। ठीक है, पहले क्या है, सबसे ज्यादा कंपटीशन होता था इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, अब ये तो इक्वल इक्वल से हो गए, है ना। चलिए रुपीज गोज अगर हम बात करें तो सेकंड है आपका स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, है ना। फिर है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, उसके बाद है फाइनेंशियल, दैट इज फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स वगैरह। चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर भी अपने नोट्स बना के, अच्छे से नोट बना के इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए, एमएसएमई का रिवाइज्ड जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है और टर्नओवर लिमिट है वो ये है आपका। ये वाला जो है ये है आपका ऑथेंटिक। ऑथेंटिक कहने का मतलब आपको दो डाटा मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपको इंडस्ट्री, जो पहले इन्होंने इनिशियल पब्लिश किया था, है ना, एमएसएमई ने इनिशियल पब्लिश किया था, उसको भी दिखा देते हैं। ये वाला, हालांकि दो चीजें हैं, ये पुराने वाला है, अब इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा ना। और ये वाला है रिवाइज्ड एस्टिमेशन, रिवाइज्ड। सिर्फ एक चेंजेस इसमें क्या है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए अलग अलग टारगेट नहीं है, एक ही टारगेट है। दोनों माइक्रो में लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर होना चाहिए लेस देन 5 करोड़, उसका 5 मल्टीपल। स्मॉल में है लेस देन 10 करोड़ और 5 मल्टीपल हो गया 50 करोड़ टर्नओवर। मीडियम में 50 करोड़ एंड 250 करोड़, ठीक है, इसका वो टर्नओवर हो गया। लेकिन आपको जो रिवाइज्ड यहाँ मिलेगा, जो आपका इनिशियल रिलीज किया था वो ये, ठीक है, इसमें 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट। माइक्रो में ये भी ठीक है, स्मॉल का भी ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, मीडियम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये वाला जो डाटा है, ठीक है, पहले एमएसएमई ने रिलीज किया था, अब उसके बाद गवर्नमेंट ने ये वाला रिलीज किया है। ठीक, ये वाला तो अभी मार्केट में या फिर दोनों ही चल रहे हैं। ठीक, तो अभी जो एक्चुअल में है, जो ये मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया ना, ये इकोनॉमिक सर्वे का है ये वाला। अभी आप इसको फॉलो करके चलिएगा, इकोनॉमिक सोर्स वाला। हालांकि जो बैच के वीडियोस थे उसमें भी हमने यही डिस्कस किया था, लेकिन अभी अब माइंड में ये लग के चलो, ठीक है, मिनिस्ट्री ने अभी रिलीज किया है, उसको आप मेन मानो। हाँ, जो ये वाला है, अगर ऑप्शन इसमें साफ साफ दिया हुआ है और ये वाला ऑप्शन नहीं है, फिर तो आप उसी को मानिए। अगर दोनों पूछ लेता है फिर प्रॉब्लम है कि किसको सपोर्ट करें, किसको हम लोग फॉलो करें। फिर उसके बाद ये करिएगा, मीडियम में कितनी लिमिट, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट लिमिट, लेस देन 50 करोड़, और टर्न ओवर लेस देन 250 करोड़, है ना। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन है। इकोनॉमिक ग्रोथ आपका कितना कितना एस्टिमेशन है, सिर्फ टच करके चलना है इसको, ज्यादा इसको डीप करने की जरूरत नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसको भी कमेंट करना फटाफट, क्योंकि यूपी वाले जितने भी हैं उन्होंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। लास्ट के एग्जाम में एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। फिक्की ने जो फोरकास्ट किया है 7%,
नेक्स्ट ब्राजील ने 7.3%, OECD ने किया है 6.9%, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का, हमने पहले ही डिस्कस किया है 6.9%, और दैट इज प्रोजेक्ट फ्रॉम 6.9% टू 6.9% अभी जो रिसेंटली है। नेक्स्ट है आपका IMF ने थोड़ा सा कट किया है, ये भी 7.4 किया है। नेक्स्ट ग्लोबल प्रोजेक्शन की बात करें अगर ग्लोबल वाइड वर्ल्ड वाइड, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा। चाइनाज ग्रोथ एस्टिमेटेड टू स्लो 3.3%, है ना, फ्रॉम 4.4 पहले एस्टिमेट किया था IMF ने। ग्लोबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन विल लाइकली 3.2, ग्लोबल इकोनॉमी 3.2 रेट से बढ़ेगी, ठीक है, पहले 3.6 से था। चलिए ये है, हालांकि ग्लोबल का अभी तक नहीं पूछा गया है और चाइना का भी नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी ऐड कर दिया है। चलिए एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स ये बन सकता है कि ईपीएफ में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ईपीएफ का जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ईपीएफ होता है ना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कितना है, वो है आपका 8.1%, पहले 8.5% था, है ना, हालांकि इस पर कुछ विवाद भी हुआ था। तो टोटल इंडियन इकोनॉमी का जो करंट सेशन था उसमें ये कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना, हालांकि और भी चीजें बाकी करते रहिए लेकिन ये मिस मत करिएगा। कुछ कुछ आपके पॉइंट बिल्कुल सुपर श्योर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का शेयर, उसके बाद एफडीआई इंडिकेटर्स, सीपीआई, गवर्नमेंट आरबीआई की जितने भी पॉलिसीज हैं, सुपर श्योर है, आना ही आना है, उसको अच्छे से कर लीजिए और डिफरेंट सोर्सेज यूज कर लीजिए अगर एक सोर्स से डाटा नहीं मिलता। चलिए, तो आज का जो मेगा सेशन था इसमें हम लोगों ने सिर्फ करंट के बारे में ही पढ़ा, इसको अच्छे से बना लीजिए अपने नोट्स में एड ऑन कर लीजिए। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट जितने भी बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी इकोनोमेट्रिक्स जो पोर्शन है वो भी चल रहा है अभी, है ना। चलिए मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।